मैं अभिषेक कुमार, लेक्चरर बायोलॉजी, राजकेंद्र कॉलेज बांदा। आज नीट की क्लास में टॉपिक वही है जी। क्या टॉपिक है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये आप बताओ। कल हमने आपको बताया था कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमने डीएनए बताया था, चल भी रहा है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। मटेरियल कैसे है? कुछ साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया। जी बता आरएनए संसार के बारे में, रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है। किसका रेप्लिकेशन? डीएनए का। ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, आपका ह्यूमन जीनोम है, जीन एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज। पहले टॉपिक छूट गया था रेप्लिकेशन। और जो 10वां है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इतने आपके सब टॉपिक हैं इसमें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये आपके सब टॉपिक है। कल जो है आपने डीएनए के बारे में क्या क्या जाना? डबल हेलिक्स। कल आपने डीएनए के बारे में क्या क्या जाना? सबसे पहले तो इसका पूरा नाम जाना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मिक्सचर, इन्होंने खोजा था, जिसको बाद में न्यूक्लिक कहा गया। क्या कहा गया? न्यूक्लिक। क्यों? न्यूक्लियस के अंदर पाया आपने। कहाँ खोजा था? जो पस सेल होती है, यानी कि WBC, इनमें खोजा था। किसने? मिक्सचर। और क्या जानते हैं डीएनए के बारे में? ये जो है ये पॉलीमर है। किसके किसके पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है? ये 3 चीजों से बनते हैं। एक होता है पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजीनस बेस, और तीसरा फॉस्फेट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
शुगर है ये भी 5 कार्बन है, ठीक है। पेंटोज शुगर जो है 2 प्रकार की हो गई। अगर डीएनए है तो वो डीऑक्सी हो जाएगी, ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा। अगर आरएनए है तो राइबोज हो जाएगा, यहाँ पे ये शुगर है, पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली। हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है डीएनए, डीएनए या आरएनए, ये किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड क्या है? नाइट्रोजन बेस शुगर, नाइट्रोजन बेस और ये आपका न्यूक्लियोटाइड कल बता दिया है। ये जो बॉन्ड होता है ये वाला, इसको याद रखिएगा, इसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ये लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह सकते हैं। ये वाला इसको क्या कहते हैं? फास्फोईस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं? फास्फोईस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं? फास्फोईस्टर बॉन्ड। ये याद रखिए, आगे इसके शब्द आएंगे। एक तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया जो किससे किसके बीच बनता है? नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में। और जो फास्फोईस्टर बॉन्ड है वो किसके बीच बनता है? शुगर और फास्फेट के बीच में। आकृति के आधार पर डीएनए हमने कितने प्रकार के बताए थे? 2। एक बताया सर्कुलर और दूसरा लीनियर। सर्कुलर डीएनए हमने बताया था आपको कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। इनके जो सिरे होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, ठीक है। प्रोकैरियोट्स हमने कल बताया था कि ऐसी कोशिकाएं जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती, तो जहां पे भी पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये शब्द याद रखिए आता है। सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका में कहां सर्कुलर डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में। एंड प्लास्टिड, क्योंकि ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये प्लांट्स हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया तो सभी में होता है, पावर हाउस है वो। लीनियर, ये यूकैरियोट्स। कहां पे? न्यूक्लियस में। कहां पाया जाएगा? न्यूक्लियस में। ये हमने जो है उनके संरचना यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर 2 प्रकार को बताया था। कल एक चीज छूट गई थी, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड के बाहर भी छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए पाए, जिन्हें कहते हैं प्लाज्मिड, सॉरी, जिन्हें कहते हैं प्लाज्मिड। ये बहुत महत्वपूर्ण प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। और ये कहाँ उपयोग हो? जब जीन की क्लोनिंग करनी हो और नए कॉम्बिनेशन बनाने हो, न्यू कॉम्बिनेशन, बनाने, तभी जो प्लाज्मिड है बहुत उपयोगी।
बताया था कि जो डीएनए होता है, यदि पूरे डीएनए को काउंट किया जाए लेंथ में तो उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा, कई किलोमीटर। अब उसको पैक करना है, पैक करने के लिए कल हमने बताया था पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इसके लिए क्या चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन। बताया था कि 5 प्रकार की होती है। एक होती है H1, H2A, H2B, H3, H4। ये 4 हो गई, 2 के में उसमें रहते हैं, ठीक। तो इसीलिए इनको मिलाकर कहते हैं ऑक्टामर। ये ऑक्टामर से बाहर होती है, याद रखिएगा। लगभग 90% हिस्टोन प्रोटीन का ये होता है। ये क्या काम करती है हिस्टोन प्रोटीन? इसका जो नेचर होता है ये बेसिक होता है, याद रखिएगा। और जो बेसिक होता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये 2 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। लाइसिन और आर्जिनिन ये 2 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इन्हीं की वजह से इन्हें जो है बेसिक चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसकी उपयोगिता कहाँ पर है? कल हमने आप लोगों को बताया था जो डीएनए होता है, क्या डीएनए होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। क्यों होता है? कल इधर से किसने बताया था कि PO4 यानी कि फॉस्फेट की वजह से होता है। तो वो माइनस है, ये प्लस है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए मतलब कम जगह में इतने बड़े डीएनए को क्या करना, रखना। तो रखने के लिए क्या होगी? कॉइलिंग होगी। सिर्फ कॉइलिंग वर्ड से काम नहीं चलेगा, सुपर कॉइलिंग भी होगी। कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारा इतना बड़ा डीएनए जिसकी लंबाई बहुत बड़ी है वो एकदम छोटी सी जगह यानी कि न्यूक्लियस के अंदर आ जाए। तो कौन हेल्प करता है? हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन या दूसरा कहें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ये जो है और ज्यादा यानी कि सुपर कॉइलिंग करने में सहायता करता है, पराग कुंडला अत्यधिक ज्यादा कॉइलिंग करने के लिए। कल हमने बताया था कि डीएनए जो है ये अकेला नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है क्रोमैटिन के रूप में। किसके रूप में पाया जाता है? क्रोमैटिन के रूप में। क्रोमैटिन क्या है? कल बताया था डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन क्रोमैटिन आएंगे पतले पतले धागे, जैसे जिसके यहाँ कपड़ा वपड़ा बनता है, दर्जी के यहाँ कभी देखना तो तमाम धागे पड़े रहते हैं, या बाल का गुच्छा। तो जो एक हो गया वो क्रोमैटिन हो गया। जब कई सारे क्रोमैटिन धागे आपस में मिल जाते हैं तो जाके गुच्छा बनाने जैसे कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन रेटिकुलम, इस रूप में। लेकिन डीएनए बहुत बड़ा, जिसको हमको और जो है कंडेंस्ड करना है। जब और कंडेंस होगा तो कॉइल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कॉइल हो जाते हैं, सुपर कॉइलिंग उसको कहते हैं। तो जब सुपर कॉइलिंग होती है वहां पे ये काम आते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जो इनका नेचर क्या होता है? क्षारीय होता है, याद रखिएगा।
इस तरह। तो ये एरिया जो है और ये दो एरिया दोनों में अंतर है ना। ये हो गया हेटेरोक्रोमैटिन, जहां पे बहुत ज्यादा डेंस कॉइलिंग हो जाती है, और ये हो गया यूक्रोमैटिन। ठीक है, याद रखिएगा ये डार्क स्टेन लेता है। क्या लेता है? डार्क स्टेन। डार्क का मतलब चूंकि घना है ना, बहुत नजदीक है, तो क्या लेगा? डार्क स्टेन लेगा। और ये लेता है लाइट स्टेन। कोई दिक्कत? डीएनए की जब कॉइलिंग होती है या कंडेंस होना हो, डीएनए हमेशा जो है क्रोमैटिन के रूप में पाया जाता है। गुणसूत्र कब बनते हैं? गुणसूत्र के रूप में कब आता है? हमको गुणसूत्र के रूप में कब दिखाई देता है? क्रोमैटिन के बाद। गुणसूत्र के रूप में हमको कब दिखाई देता है? अगर आपने सेल साइकिल पढ़ी हो तो G1, S, G2 और M होता है सेल साइकिल। तो जब ये आता है यानी कि डिवीजन वाला, तो एक मेटाफेज अवस्था होती है, और इसमें जो है हमको गुणसूत्र कोशिका के मध्य में व्यवस्थित नजर आते हैं। मतलब स्पष्ट रूप से गुणसूत्र जो दिखाई देते हैं वो मेटाफेज अवस्था में दिखाई देते हैं, इतना याद रखिए। क्लियर बिल्कुल दिखाई देते हैं गुणसूत्र। तो उस समय तक जो क्रोमैटिन था वो क्या में आता है? वो हाईली कंडेंस्ड रूप में होता है, मतलब सुपर कॉइलिंग वगैरह सब कुछ हो करके वो गुणसूत्र के रूप में आ जाता है। तो पैकेजिंग में किसने हेल्प किया? हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। जब सुपर कॉइलिंग करनी होती है तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, और थोड़ी बहुत जो कॉइलिंग है वो तो आपको ये ऑक्टामर जो हिस्टोन प्रोटीन बनाता है, इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं, कल बताया था मैंने। ठीक है, जिसमें 200 बेस पेयर्स का कुंडलन होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एक है यूक्रोमैटिन, एक है हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन डार्क स्टेन लेता है, और जो यूक्रोमैटिन है वो लाइट स्टेन लेता है। एक और बता दें कि ये जो यूक्रोमैटिन होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेट होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेटेड होता है, ये एक्टिवेटेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कम कॉइल है, इसको खोलना बड़ा आसान होता है। ये बहुत मतलब ये डेंस कॉइल है, इसलिए इसको खोलने में दिक्कत आती है। तो ये इनएक्टिव होता है और ये जो है एक्टिव होता है, इसी से फिर मैसेंजर आरएनए आगे बढ़ता है। कल हमने आपको दो साइंटिस्ट के नाम बताए थे, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा किसका डीएनए के क्रिस्टलों का एक्सरे डिफ्रैक्शन विधि के द्वारा अध्ययन किया था। उसके बाद में इन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल है, मतलब
सी हो गई, एक में भी सी हो गई। इन्होंने ए किससे जुड़ेगा, जी किससे जुड़ेगा, सी से। इस तरह जो है बेस पेयरिंग होती है। किसने, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने एक्सरे डिफ्रैक्शन, याद रखिएगा ये। एक हमने चार गाफ भी बताया था कल। इन्होंने क्या बताया था कि A बराबर T और G बराबर C, A अपॉन T बराबर G अपॉन C। एक विशेष जाति के लिए, एक विशेष यानी कि पर्टिकुलर जाति के लिए इसका जो रेशियो है वो निश्चित होता है। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग जातियों के लिए रेशियो क्या होगा, अलग अलग। किसने बताया था, चारगाफ ने। इसीलिए इसको चारगाफ नियम कहते हैं, चारगाफ रूल बोलते हैं। इसके बाद ही समझ में आया था जब उन्होंने कहा कि डबल हेलिक्स है, तब यहाँ की जरूर जो है जो एडेनिन है वो थाइमिन से जुड़ा है। तभी ये जो है इनको ये नियम बनाए चारगाफ रूल के, ए बराबर टी होता है, जी बराबर सी होता है। इसको याद रखिएगा। देखिए मेंडल नाम आपने सुना होगा, उन्होंने 1865 में अपने नियम दिए थे। उसके बाद थोड़ा और डिस्कवरी हुई, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल होता कौन है। जेनेटिक मटेरियल मतलब समझ रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाने का काम करता है, वो होता कौन है, ये जानकारी ही नहीं है। कुछ लोग कहते थे कि भाई आरएनए, कुछ कहते थे कि डीएनए, और कुछ कहते थे प्रोटीन है। समस्या थी उस समय तक। तो जब इन्होंने दिया था उस समय मियोसिस की भी जानकारी नहीं थी मेंडल के समय। तो कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और प्रयास किया बताने का। कल हमने एक बताया था ग्रिफिथ, याद रखिएगा 1928 में ये पूछा है। इन्होंने जो प्रयोग किया था उसको ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग का, मतलब रूपांतरण। किस पे किया था, किस पे किया था, किस पे किया था, निमोनिया बैक्टीरिया को लेकर के चूहे पे प्रयोग किया। कल हमने नाम बताया था उसका, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसी का दूसरा नाम भी बताया था डिप्लोकोकस निमोनी।
ये क्या है? बैक्टीरिया है, याद रखिए। बैक्टीरिया की सेल कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती कि नहीं होती? इसको लेकर इन्होंने दो स्ट्रेन बताए हैं, एक एस और एक आर। एस को बताया वायोलेंट और ये नॉन वायोलेंट। याद रखिएगा, ये वायोलेंट क्यों है? इसके दो स्ट्रेन है, मतलब रोग फैलाने वाले और रोग ना फैलाने। तो क्यों है? क्योंकि कल हमने बताया था कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कवरिंग पाई जाती है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कवरिंग होती है। तो इससे क्या होता है? इससे क्या होगा? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कवरिंग पाई जाती है, तो इससे क्या होगा? इम्यूनिटी की पहचान। तो जिसके अंदर जाएगा, यानी कि होस्ट के अंदर जिसके अंदर जाएगा वो होस्ट हो गया। तो होस्ट की जो इम्यूनिटी है, यानी कि उसकी जो इम्यून सिस्टम है, वो क्या करेगा? इसको मार नहीं पाएगा। और जब मार नहीं पाएगा तो उसको कौन सी बीमारी आएगी? निमोनिया। कल हमने बताया था क्या? फ्लूइड अल्वियोलाई, यानी कि हमारे जो फेफड़े में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या भर जाएगा? पानी। हमारे फेफड़े तो प्रभावित होते हैं। तो मनुष्य में तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते थे, तो किसको लिया? माइस में हमने इंजेक्ट किया एस वाला, तो क्या हुआ? मर गए। क्यों मर गए? क्यों मर गया? नहीं तो चला गया तो क्या हो गया? क्या हो गया उसको? रोग हो गया। कौन सा रोग? निमोनिया। निमोनिया। क्या हो गया? निमोनिया हो गया। भाई मैंने कोई रीजन होगा ना। फिर हमने आर को डाला किसमें? माइस में। ये क्या हुआ? जीवित रहा। इसको नहीं हुआ क्योंकि ये वायलेंट नहीं है ना, ये रोग जहर नहीं है, लेकिन ये है। इसके बाद एस को हमने हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड जो है इसको हमने दिया माइस को, तो क्या हुआ? जीवित रहा। क्यों जीवित रहा? इसका इनेक्टिव हो गया। हाँ, उसका जो जेनेटिक मटेरियल था, Inactive। तो हमको नहीं पता, तो हम रिसर्च नहीं कर रहे थे। फिर उनको भी जब उन्होंने हीट किल्ड कर दिया तो वो जीवित रहा। उनको भी नहीं पता ना कि भाई जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या उनको भी नहीं पता। वो तो एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। तो इनको भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने वो जो निष्कर्ष देखा, क्या हुआ कि जीवित रहा। ठीक है। फिर इन्होंने एस हीट किल्ड प्लस आर इनको दिया माइस को, तो क्या हुआ? क्यों मर गया? ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों इसलिए मर गया? क्योंकि हीट किल्ड हमने इसको और इसको दोनों को डाला तो माइस में ना, तो इसके अंदर जो पदार्थ था उसने जो है इनको अंदर चेंज कर दिया।
कहने का मतलब ये है कि इनमें भी वो जो कवरिंग थी कौन सी म्यूकोपॉलीसैकेराइड की वो बन गई, और जब बन गई तो इसको क्या हो गया, निमोनिया। तो इस प्रयोग से हमने ये सिद्ध किया था कि कोई ना कोई मटेरियल तो है जो इसके लिए जिम्मेदार है। किसके लिए, कि हमें देखो हीट के लिए दिया और ये तो रोग फैलाता है लेकिन फिर भी खत्म हो गया। याद रखिएगा, ये आता है, ये ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट है इनका। ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है वो ट्रांसफॉर्मिंग। इसके बाद अगले जो साइंटिस्ट थे अवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। इन्होंने भी किसको लिया था, वही निमोनिया वाले, यानी कि डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट में यानी कि ग्रिफिथ और इनके एक्सपेरिमेंट में थोड़ा अंतर था। क्या अंतर था, जो एस थे यानी कि वायरुलेंट, जो रोग फैलाते थे, इनका उन्होंने जो है बायोकेमिकल आइसोलेशन किया। बायोकेमिकल आइसोलेशन यानी कि इसके इन्होंने डीएनए भी निकाल लिए, आरएनए भी निकाल लिया और प्रोटीन भी निकाल लिया। वही है बायोकेमिकल। बायोकेमिकल का मतलब क्या है कि अगर हम बायो हटा दें तो केमिकल बचा है, लेकिन चूंकि बायो लिखा है तो इसका मतलब ये है कि जीवधारी का होगा। तो यही है जो वायरुलेंट था, जो रोग फैलाता था, इसके हमने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन निकाला। ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब में इनको डाल दिया। इसमें भी डीएनए डाला, आरएनए और प्रोटीन। सेम चीज इसमें भी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। और इसमें कौन से बैक्टीरिया डाले हमने, नॉन वायरुलेंट वाले। ठीक है, जब हमने नॉन वायरुलेंट डाल दिया और इसके साथ साथ हमने इसमें कुछ एंजाइम भी मिलाए, डीएनए एज, आरएनए एज, हमने इसमें ये मिलाया, इसमें इनके साथ मिला दिया। तो इसने किसको किसको डाइजेस्ट कर दिया, इसको किसको, भाई जो डीएनए है, डीएनए एज इसको, आरएनए एज इसको, बचा क्या, प्रोटीन बचा ना। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसमें डीएनए एज और प्रोटीएज मिला दिया।
तो क्या इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो डीएनए था इसको इसने खत्म कर दिया, प्रोटीएज को, इस प्रोटीन को खत्म कर दिया, आरएनए बचा। तो ये रिसर्च निकाला कि ना तो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ना ही हमारा जो है इधर आरएनए रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक, अब इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने मिलाया आरएनए और प्रोटीन। तो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पे सिद्ध हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। लेकिन साइंटिस्ट जो होते हैं जब तक एकदम से क्लियर नहीं हो जाते, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। अब पता भी चल गया कि जब हमने जो है आरएनए मिला दिया, प्रोटीएज मिला दिया, तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई, आरएनए खत्म हो गया, डीएनए ही तो बचा, तो डीएनए ही तो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये किसका एक्सपेरिमेंट था, अवेरी मैक्लियोड मैक्कार्टी का, इन्होंने 1944 में। ग्रिफिथ ने कब किया था, 1928 किस लिए दोनों ने किया था, पता करने के लिए कौन सा क्या पता करने के लिए, जेनेटिक मटेरियल आखिर है कौन, तभी तो हम बता पाएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब वो कौन से अणु है, वो कौन से मॉलिक्यूल है जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद दो साइंटिस्ट और थे, मिशेल्सन और स्टार। देखिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसके बाद तो किसी को कहने लायक ही इन्होंने नहीं छोड़ा था, न कोई डाउट वाली चीज छोड़ी थी। इन्होंने सिद्ध कर दिया था कि भाई जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही। इन्होंने किसका यूज किया था, बैक्टीरियोफाज। ये क्या एक प्रकार का वायरस होता, क्या होता, वायरस। ई कोलाई, ये क्या है, बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया पेज है, किसको खाता है, ये क्या है, ये क्या है, ध्यान दीजिए। ये वायरस हो गए, ये बैक्टीरिया हो गया। अब चूंकि उनको सिद्ध करना है, इनका जो प्रयोग था ये ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट आता है। ब्लेंडिंग,
इसमें उन्होंने कुछ चरण अपनाए थे, स्टेप। पहला तो इन्फेक्शन, और जो दूसरा था वो ब्लेंडिंग, और जो तीसरा था वो था सेंट्रीफ्यूगेशन। एनसीईआरटी वाले बुक में देख सकते हैं। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब हमने बैक्टीरिया को किससे इन्फेक्शन कराया? बैक्टीरियोफेज, यानी क्या है ये वायरस, ठीक। उसके बाद ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का मतलब ये है कि जब ये इसमें इन्फेक्शन करता है तो इसके ये ऊपर वाला कवर है इसको हटा देता है, उसको कहते हैं ब्लेंडिंग, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? ये एक प्रकार की, जैसे ये प्रदर्शनी वगैरह लगती है, मेरा लगता है तो झूला आता है, वो बैठ करके वो घुमा देता है ना, देखा होगा ये वाला डिस्ट्रक्शन और स्टार, तो साइंटिस्ट गड़बड़ हो गया लगता है। आगे देखते हैं। इस जो सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये हर्शे और चेस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ये बताने के लिए किया था कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव है, और उन्होंने भी इसी का यूज किया था, बैक्टीरियोफेज का भी और ई कोलाई का। और जो टेलर थे उन्होंने विसिया फाइबर का एक्सपेरिमेंट किया था सेमी कंजर्वेटिव सिद्ध करने के लिए। देख लीजिए बुक में यदि होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें जो है किसी चीज को हम इतनी स्पीड से घुमा देते हैं कि वो नीचे तली में बैठ जाए, ठीक। तो जब ये इसको इन्फेक्शन करेगा, आपको पता है कि वायरस में ये तो प्रोटीन का होता है ना, ठीक, और ये जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने यहाँ पर 2 आइसोटोप का इस्तेमाल किया था, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ। P32 S35, P32 और S35 याद रखिएगा। जो P यानी कि फास्फोरस, ठीक है, और जो डीएनए होता है उसमें फास्फेट ग्रुप था ना, तो उन्होंने किसी तरीके से इसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ पहुंचा दिया, तो किसमें जुड़ गया? जो जेनेटिक मटेरियल था वो P32 हो गया। इन्होंने पहले इसका यूज किया था, एस का, ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन काहे की बनती है? उसमें सल्फर होता है, तो जो ये इसका कवर था, ये रेडियोएक्टिव हो गया, ठीक है। तो जब इससे इन्फेक्शन कराया तो ये इसका अपना सर्कुलर डीएनए ये हो गया, ठीक है, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल चला गया, ठीक। ये जाने के बाद क्या हुआ? ये इससे चिपका रहेगा, तो इसको हटाने के लिए जब ब्लेंडिंग की गई, ठीक है। अब इस पूरे मिक्सचर को इन्होंने जो है सेंट्रीफ्यूज कर दिया टेस्ट ट्यूब में। तो जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया तो जो, चूंकि ये भारी है, बैक्टीरिया है ना, इसका अपना और जेनेटिक मटेरियल है, वायरस का भी है, तो ये कहाँ बैठ गया? नीचे, भारी है, और ये रहा ऊपर। तो जो हमको रेडियो एक्टिविटी मिली थी वो कहाँ से मिली थी? कि ऊपर वाले से, जब हमने इसका प्रयोग किया था। नीचे वाले से हमको रेडियो एक्टिव मिली ही नहीं थी। फिर उन्होंने दोबारा जो है P32 का प्रयोग किया, समझिएगा, उन्होंने P32 का प्रयोग किया, तो ये रेडियोएक्टिव कहाँ मिली? नीचे से मिली। तो कहने का मतलब ये P का, जब P32 का प्रयोग किया तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसी में तो P32 पहुंचा, और ये कहाँ पहुंचा? यहाँ पर नीचे। जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो ये कहाँ आया?
यानी कि बैक्टीरिया वाली सेल जिसके अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल है और उसका अपना ऑन का कहाँ, क्योंकि भारी होता है तो पैलेट में बैठता है नीचे की तरफ, और रेडियो एक्टिविटी हमको यहाँ से मिली, तब ये सिद्ध हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए होता है, साइड पे थोड़ा सही कर लीजिए, इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। हार्सले है चेस, ठीक है। इनके एक्सपेरिमेंट के बाद याद रखिएगा, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट है इनका, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बाद जो है अब कोई कुछ कह ही नहीं सकता था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, आरएनए है, क्या है, डिसाइड हो गया कि वो जेनेटिक मटेरियल क्या है। तीन स्टेप थे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्होंने भी ई कोलाई पर ही किया था और बैक्टीरियोफेज वायरस साइंटिस्ट पहला है ग्रिफिन का 1928, दूसरा अवेरी मैकलियोड एंड मैककार्टी का 1944 है, और जो हार्से और चेस का ये 1953-54 है, ठीक है। ये जो हार्से चेस थे इनके एक्सपेरिमेंट के बाद एकदम से क्लियर हो गया था, कोई मतलब कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। लेकिन फिर हुआ क्या, जैसे टीएमवी वायरस होता है, कुछ जो प्लांट वायरस थे कुछ में जेनेटिक मटेरियल आरएनए हुआ, तो फिर ये लोग चक्कर पड़े कि अभी तो हम लोग डीएनए के बारे में करते हैं कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ, फिर जब कुछ प्लांट जिसे कहते हैं प्लांट वायरस, उनमें जैसे टीएमवी, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल क्या है वो आरएनए, वो साइंटिस्ट सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो फिर इन्होंने जो है कुछ जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी बनाई कि ये पदार्थ भी जेनेटिक मटेरियल होगा।
पहला रेप्लिका, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। स्लो म्यूटेशन होना चाहिए और मेंडल के नियमों का अनुसरण करें। जैसे मेंडल नहीं कहा था, कुछ जो ट्रेड्स होते हैं जो लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं, ठीक है। तो जो मेंडेलियन है उसकी विचारधारा का अनुसरण करें। ये उन्होंने जो है किसके लिए बनाया, जो जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए। अब वो चाहे वो डीएनए हो, चाहे आरएनए हो और चाहे प्रोटीन हो। समस्या हो गई ना, जब हमने देखा कि कुछ जो है प्लांट वायरस उनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और हमारे 3 साइंटिस्ट ग्रिफिथ हो गए, अवेली मैक्यूड मैकार्टी हो गए, हार्सी चेस हो गए, इन्होंने प्रयोग करते करते सिद्ध भी किया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। तो अब लेकिन फिर जब आगे रिसर्च की गई तो पता चला कि कुछ प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। तो फिर उन्होंने जो है बनाया। रेप्लिका का मतलब क्या होता है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट करना चाहिए, डीएनए करता है। केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। आपने देखा कि ग्रिफिथ ने हीट के लिए डीएनए को डाला था, लेकिन फिर भी उसने अपनी जो क्वालिटी जो प्रॉपर्टी थी वो तो दिखाई ना, नष्ट तो नहीं हुआ। अब देखिए तभी है कि केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। स्लो म्यूटेशन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आती है वेरिएशन। और वेरिएशन काहे के लिए, वो किसके लिए, विकास के लिए या इवोल्यूशन के लिए। जो आरएनए होता है उसमें बहुत तेजी से म्यूटेशन होता है। कोविड-19 को देख लीजिए, लेकिन हमको इतना तेजी से भी नहीं। इसलिए जो डीएनए होता है वो क्या होता है, स्लो म्यूटेशन शो करता है। केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या है, स्टेबल है। और मेंडल का अनुसरण करें, ये क्या चीज है, यहां पे एक्सप्रेशन से मतलब है। किससे मतलब है, एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति, यानी कि वन जीन वन एंजाइम। एंजाइम की जगह पे आप ट्रेट कह सकते हैं। ट्रेट का मतलब लक्षण। देखिए इन लक्षणों में प्रोटीन तो खरी उतरती नहीं है, प्रोटीन इनमें खरी नहीं। क्यों, प्रोटीन में म्यूटेशन होता है नहीं? तो प्रोटीन तो हमारा जेनेटिक मटेरियल है नहीं। आरएनए जान लीजिएगा कि जो आरएनए है वो डीएनए की तुलना में अनस्टेबल है। डीएनए मोर स्टेबल है देन आरएनए। क्यों, डबल स्ट्रैंड से क्या होता है जी,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। और क्या है? डीएनए में यूरेसिल नहीं होती, क्या होता है? थायमिन होता है। इसके अलावा स्टेबिलिटी के लिए और क्या रिस्पॉन्सिबल है? जो आरएनए होता है वो 2 पोजीशन पे OH होता है, लेकिन इसमें 2 पोजीशन पे यहाँ पे मेंडल के नियमों का ना करें, मतलब मेंडल का अनुसरण करें, इतना कर देते हैं, नियम तो फिर ज्यादा जाएगा। याद रखिएगा, जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। चूंकि ये अस्थायी होता है तो नेचर ने अस्थायी कितने दिन चलेगा, इसने अपने आप में कुछ परिवर्तन किए। जैसे OH से एक ऑक्सीजन निकाली, OH से एक ऑक्सीजन निकाली तो क्या हो गया? H हुआ वहां पर, ठीक। दूसरा फिर क्या हुआ? यूरेसिल के स्थान पे थायमिन हुआ, ठीक है। तो आरएनए चूंकि अनस्टेबल होता है, इससे बने डीएनए। कैसे बने? कैसे बने? केमिकल मॉडिफिकेशन के बाद, केमिकल मॉडिफिकेशन के बाद। अब कौन कौन सा केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ है बता दी ऊपर। कौन कौन सा केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ? OH से ऑक्सीजन निकल गई, ठीक है, यूरेसिल की जगह पर थायमिन आ गया, और सिंगल स्ट्रैंडेड की जगह पे तो मोर स्टेबल। ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यदि इसमें कंटिन्यू न चले तो फिर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ? सूचना का एक दिशा में प्रवाह। इसी को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। ध्यान दीजिएगा, और सेंट्रल डोग्मा को बताया था क्रिक ने। किसने? वही वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक जिन्होंने क्या दिया था? 3 डायमेंशनल मॉडल। किसका? डीएनए का। तो सेंट्रल डॉग्मा कहता क्या है?
जो सेंट्रल डॉगमा है वो कहता क्या है? अरे हमने ऊपर लिख तो दिया, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सूचना है उसका प्रवाह एक दिशा में होता है। तो भैया वो दिशा है कौन? वो दिशा है कौन सी? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा, विल्किंस, ठीक, वाटसन एंड क्रिक, इनको 1964 नोबेल प्राइज मिला। क्योंकि संदेह हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, एक मिनट के लिए, क्योंकि साइंटिस्टों के नाम सब विदेशी हैं, हमारे रमेश राकेश तो है नहीं, याद हो जाए। नोबेल प्राइज मिला था, इसके लिए नहीं मिला था, वो वाला भाई, उन्होंने भी तो एक्सरे डिफ्रैक्शन करके बताया था, और वाटसन और क्रिक ने 3 डायमेंशनल डीएनए का दिया था, उसके लिए मिला था। ठीक है, सेंट्रल डोगमा के लिए, सेंट्रल डोगमा के बाद ये तो सिर्फ क्रिक ने बताया था। तो है क्या? सूचना का एक दिशा में प्रवाह ये है। देखिए, डीएनए, आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। इसको हमें दिखा दिया न्यूक्लियस, आरएनए कहाँ होता है? साइटोसोल में, ठीक है। प्रोटीन भी कहाँ बनती है? साइटोसोल। देखिए, जो एरो की डायरेक्शन है वो ऐसा तो नहीं कि ऐसी लगी, नहीं, सेंट्रल डॉगमा, सूचना यानी कि मैसेज, यानी कि इंफॉर्मेशन। भाई काहे की सूचना, काहे की इंफॉर्मेशन? वो सूचना है किसके पास? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। अब तो हमने कह दिया ना कि आरएनए भी है, तो सूचना आरएनए में भी तो होगी, जिसमें वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि सूचना जो है एक लाइन में जा रही है। यही है सेंट्रल डोगमा। इसको हम डीएनए, एमआरएनए, प्रोटीन, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। देखिए, जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है तो उसको कहते हैं रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए,
डीएनए से आरएनए, सॉरी एमआरएनए। ठीक, तो ये देखिए जा रहा है ना मैसेंजर आरएनए, मतलब ये कोई मैसेज लेके आ रहा है। कहाँ से लेके आ रहा है? डीएनए से। तो क्या मैसेज है कि जाओ और फलाने लक्षण के लिए फलानी प्रोटीन बनाओ। क्योंकि हमारा जो फिनोटाइप होता है, जो हमको दिखता है, बाल घुंघराले हैं तो फिनोटाइप है, हम जीनोटाइप थोड़ा देख पा रहे हैं। बाल घुंघराले हैं तो फिनोटाइप है। तो घुंघराले के लिए कोई ना कोई प्रोटीन तो जिम्मेदार होगी ना, रिस्पॉन्सिबल होगी, तो उसके लिए एक पार्टिकुलर जीन होगा। तो वही है जरा जो सूचना है वो कहाँ से लेके जा रहा है? डीएनए से। कौन लेके जा रहा है? एमआरएनए। अब बाहर साइटोसोल में आ जाएगा, फिर तमाम प्रकार के आरएनए मिलकर के इसको बनाएंगे प्रोटीन। ठीक, एक जो है रस सर्कोमा वायरस होता है, रस सर्कोमा वायरस। इसमें जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, इसको ट्यूमर वायरस बोलते हैं। क्या होती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसका पता लगाया था H10 डी बाल्टिमोर ने। इसीलिए इसको टेमिनिज्म ही बोलते हैं। ये माने कि अपवाद है। ट्यूमर वायरस कैसे? हम डीएनए से बनाते हैं एमआरएनए, इसको कहते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा एंजाइम काम करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। क्या है ये? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, यही जब उल्टी हो जाए, मतलब डायरेक्शन इधर को होता है, सब में नहीं है, उन्होंने बता दिया ट्यूमर वायरस 10 ट्यूमर वायरस किसने खोजा था? H10 डी बाल्टिमोर ने। इसीलिए इसको जो है टेमिनिज्म कहते हैं। और 1975 में H10 डी बाल्टिमोर ने जो है इसको टेमिनिज्म बोलते हैं, याद रखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा एंजाइम काम करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव। जहां पे ASE लिखा हो मतलब वो एंजाइम। देखिए वाटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिकल मॉडल दिया था, उसके बाद बहुत आसानी से समझ में आ गया था कि डीएनए अपनी कॉपी किस प्रकार से बनाता है। उन्होंने ये कहा था कि हम समझ रहे हैं, हमारे दिमाग में आ गया है कि डीएनए किस प्रकार से अपनी कॉपी यानी कि अपना रेप्लिकेशन करता होगा। कैसे करता होगा? उसके दोनों स्टैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो क्या खुलते होंगे, ठीक है। तो एक स्टैंड पे दूसरा वाला एक स्टैंड बनता होगा, दूसरे पे दूसरा बनता होगा।
ये वाटसन एंड क्रिक ने कहा। मतलब हमको पता है, क्योंकि हमने जो है उसका क्या बना दिया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना दिया। अब हमको समझ में आ गया कि इसमें तो डबल स्टैंड है, तो अपना रेप्लिकेट कैसे करता होगा, अपनी कॉपी कैसे बनाता होगा, उनको समझ में आ गया। लेकिन उसका सपोर्ट किसने किया, जो अभी साइंटिस्ट मुझसे गड़बड़ हो गया था, मार्से एंड पहले यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया था, मिशेल्सन एंड स्टाहल ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया क्या, कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वही था क्या करता, सेमी कंजर्वेटिव। क्या है, अरे उन्होंने तो बना दिया ना। ये किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। इन्होंने कहा कि हमको पता चल गया, लेकिन इसका सपोर्ट किसने किया है, सेमी कंजर्वेटिव। पहला वाला साइंटिस्ट क्या बताया था जो वहां में प्रयोग किया था, मिशेल्सन स्टाहल। तो इनका सपोर्ट किया था हार्से एंड चेस ने, एक्सपेरिमेंट करके ई कोलाई पर। हाँ, कि जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही है। जो डीएनए का डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो कल आपको पढ़ाएंगे हम डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा आज? देखिए साइंटिस्ट के नाम में और सन में गड़बड़ी हो जाएगा। सीखा आज आपने क्या क्या, पूरा जो कल पढ़ाया था उसको रिकॉल किया हम लोगों ने, डीएनए के बारे में, डीएनए की पैकेजिंग के बारे में, डीएनए की आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते उसके बारे में, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल सिद्ध करने में कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, इसके लिए जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, कौन कौन सा, ग्रिफिथ, फिर अवेरी, मैक्लियोड, मैककार्टी, फिर मिशेल्सन एंड स्टाहल, ठीक है। इनका फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, जिन्होंने क्या, एक्सरे डिफ्रैक्शन, वाटसन एंड क्रिक, 3 डायमेंशनल मॉडल, सेंट्रल डॉगमा जो कहता है क्या कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। किसने बताया, क्रिक ने। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है रस सर्कोमा वायरस या ट्यूमर वायरस में। ठीक है, इतना आपने आज सीखा। कल हम आपको डीएनए का डुप्लीकेशन या जिसको हम डीएनए का रेप्लिकेशन भी कहते हैं, किस प्रकार से डीएनए अपनी कॉपी बढ़ाता है, क्यों बढ़ाता है, डीएनए अपनी कॉपी क्यों बढ़ाता है। अगर रेप्लिकेट नहीं होगा तो जब सेल डिवाइड होगी उसमें भी तो भेजना है जेनेटिक मटेरियल को, तभी तो हमने कहा ना कि जो डीएनए है वो जेनेटिक है, तभी तो अगली पीढ़ी में जाएगा। तो अगली पीढ़ी में जाने के लिए रेप्लिकेट तो होना जरूरी है ना। इस पर चर्चा कल करें। थैंक यू।